सिविल सर्विस पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए। बहकने वाले नहीं हम छोटी सी नौकरी से, बहकने वाले नहीं हम छोटी सी नौकरी से, हमें तो आईपीएस का पूरा सम्मान चाहिए। स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम 13 अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन TLTRO ये चर्चा में क्यों रहा? RBI है, रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में तरलता जो लिक्विडिटी है उसके प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के लक्षित दीर्घावधिक रेपो परिचालन यानी कि TLTRO करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा इस बैठक में RBI ने और क्या निर्णय लिए हैं? ये जो योजना है इसके तहत बैंकों द्वारा प्राप्त तरलता जो लिक्विडिटी है उसको कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्य पत्र, ऋण और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाएगा, जिन्हें 30 सितंबर 2020 तक ऐसे उपकरणों में अपने निवेश के उत्कृष्ट स्तर से ऊपर विशिष्ट क्षेत्रों में इन संस्थाओं द्वारा जारी किया गया था। अब जानते हैं LTRO क्या होता है। LTRO एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को 1 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि के लिए धन उपलब्ध कराती है और कोलेट्रल के रूप में समान अवधि अथवा अधिक अवधि की सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उनको स्वीकार करती है। यह तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी या MSF से कैसे भिन्न है, इसको समझते हैं। RBI की जो तरलता समायोजन सुविधा है और सीमांत स्थायी सुविधा है, ऐसे उपकरणों का वर्तमान में जो बैंक है उनको उनकी जो तत्काल आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति के लिए 1 दिन से 28 दिन की अवधि के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है, जबकि जो LTRO है उससे 1 से 3 वर्ष की अवधि या ऐसा कहा जाए कि दीर्घ अवधि के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तरलता जो लिक्विडिटी है उसकी आपूर्ति करता है। तो जो तरलता समायोजन सुविधा है और सीमांत स्थायी सुविधा है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गई, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो गई? LTRO का एक नया कंसेप्ट लाया गया है। ये महत्वपूर्ण क्यों है LTRO? जब बैंकों को निम्न दर पर दीर्घावधिक ऋण प्राप्त होता है तो बैंक क्या करते हैं? ऋण की लागत में कमी आ जाती है बैंकों की। बदले में वे जो उधार करता है उनसे प्राप्त होने वाली जो ब्याज दर है उनमें भी कमी करते हैं। LTRO RBI को यह भी सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि बैंक नीतिगत दरों को कम किए बिना अपनी ऋण आधारित उधार दर की सीमांत लागत को भी कम करते हैं। LTRO ने बाजार को यह भी दिखाया कि RBI केवल रेपो दर को संशोधित करने और अपनी मौद्रिक नीति के लिए खुले बाजार की संचालन प्रक्रियाओं यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि यह अपनी इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नए उपकरणों का भी उपयोग कर सकता है या आगे नए उपकरणों का प्रयोग ये करेगा। केवल ये रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या SLR या CRR इन पे ही RBI निर्भर नहीं है, आगे भी है। RBI नए उपकरणों जैसे LTRO का भी प्रयोग किया है, ऐसे अन्य उपकरणों का आगे उपयोग कर सकता है तरलता समायोजन करने के लिए। अगला जो करंट अफेयर है, अगली न्यूज़ है, वो थी विश्व बैंक बीटन और ब्रोकन इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड-19 इन साउथ एशिया रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। ये चर्चा में क्यों रही? हाल ही में जो विश्व बैंक था उसके द्वारा बीटन एंड ब्रोकन इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड-19 इन साउथ एशिया इस नाम से रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? ये रिपोर्ट है वो
बच्चों पर कोविड के कारण स्कूलों के बंद होने के प्रभाव का विश्लेषण करती है। जो कोरोना था उसके कारण बहुत से स्कूल बंद रहे, जिसकी वजह से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा उसके पर ये रिपोर्ट प्रकाश डालती है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में लेज 6.5 से गिरकर 6 पर आ सकता है और ये जो 0.5 की शिक्षा समायोजित स्कूली वर्ष यानी कि लेज है उसकी जो अनुमानित हानि होगी जो कि पढ़ाई की उन्नति के लिए बहुत बड़ा झटका होगी। तो जानते हैं ये लेज है क्या। लेज का फुल फॉर्म है लर्निंग एडजस्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा? विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत शिक्षा समायोजित स्कूली वर्ष यानी कि लर्निंग एडजस्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसका उद्देश्य अभिगम्यता और शिक्षा परिणामों को एक ही मापदंड में समायोजित करना है। यह समाज में मानव पूंजी के एकल सारांश माप में मात्रा यानी कि स्कूली शिक्षा के वर्ष और गुणवत्ता यानी कि किसी दिए गए ग्रेड स्तर पर बच्चे से कितना सीखा है उसका एक साथ ये जोड़ती है। तो गुणवत्ता को भी जोड़ती है और मात्रा को भी ये जोड़ती है। अगला जो करंट अफेयर है वो है ब्लू फ्लैग समुद्र तट। ये चर्चा में क्यों रहा? भारत के जो 8 सागर तट है उनको अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और गैर लाभकारी जो संगठन है जिसका नाम है कि फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, जो कि डेनमार्क में है, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, जिसमें कर्नाटक के 2 समुद्र तट सम्मिलित किए गए हैं। ये समुद्र तट कौन कौन से हैं? उत्तर कन्नड़ में होन्नावर के निकट कासरकोड समुद्र तट और उडुपी के निकट पदुभद्री तट। तो ये 2 तट है जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि, ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय था उसके द्वारा देश के 13 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ब्लू फ्लैग जो प्रमाण पत्र है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंस रखता है। चलिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। समुद्र तटों तथा मरीना के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन या FEE द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आरंभ फ्रांस में वर्ष 1985 में किया गया था तथा वर्ष 1987 में यूरोप में लागू किया गया। वर्ष 2001 से इस कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हुआ। यह इसमें भाग लेने वाला यूरोप के बाहर का पहला देश है। तो 2001 में कौन सम्मिलित हुआ? दक्षिण अफ्रीका। पहले ये यूरोप में ही संगठित होकर सिमट गया था, लेकिन 2001 में दक्षिण अफ्रीका इसमें जब सम्मिलित हुआ तो यह यूरोप से बाहर इसमें शामिल होने वाला पहला देश बना। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? 1985 में। कहाँ से हुआ? फ्रांस से। ब्लू फ्लैग समुद्र तट क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसने जो 2 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिए हैं कर्नाटक के समुद्र तटों को, तो उनकी किस लिए दिए हैं उसको जानते हैं। तो ब्लू फ्लैग समुद्र तट एक इको टूरिज्म मॉडल है जो पर्यटकों को नहाने के लिए स्वच्छ जल सुविधाओं, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ क्षेत्र के सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देने वाले समुद्री तटों को चिन्हित करता है। ब्लू फ्लैग के लिए क्या क्या मापदंड है? ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण हेतु लगभग 33 मापदंडों का पूरा करना आवश्यक है, जिनमें पानी की गुणवत्ता के कुछ मानकों को पूरा करना, अपशिष्ट निपटान की सुविधा होना, विकलांग अनुकूलित होना, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण और मुख्य क्षेत्रों में पालतू जानवरों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये मानदंड 33 इस तरह के जो 33 मानदंड है
वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इससे संबंधित प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। ब्लू फ्लैग प्राप्त सर्वाधिक समुद्र तट कहाँ पर है? स्पेन में है। कितने तट है? स्पेन के 566 तट हैं जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ग्रीस, जिसके 515 समुद्र तट ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं। और फिर इसके बाद आता है फ्रांस, जिसके 395 समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्राप्त कर चुके हैं। भारत में उड़ीसा के जो कोणार्क तट है उसका चंद्रभागा बीच ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रक्रिया को पूरा करने वाला देश का पहला समुद्री तट है। तो भारत का पहला समुद्री तट कौन सा है जिसको ब्लू फ्लैग मिला? वह है उड़ीसा के कोणार्क तट का चंद्रभागा बीच। और जो ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र है वो केवल समुद्री तटों के लिए ही दिया जाता है, नहीं, यह समुद्री तट, मरीना अथवा सवहनीय नौका विहार पर्यटन ऑपरेटर को दिया जा सकता है। मूल रूप से जो ब्लू फ्लैग है वो एक ट्रेड मार्ग है और इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, क्योंकि इसके जो 33 मापदंड है वो पर्यटकों के अनुकूल है। तो यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देख सकते हैं जो कि प्रपोजेज है इंडिया में। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी तट की। तो पश्चिमी तट में आप देख रहे हैं शिवराजपुर बीच जो कि गुजरात में है, गोगाला बीच जो कि दीव में है, दमन और दीव जो है, भोगावा बीच जो कि महाराष्ट्र में है, मीरामर बीच जो कि गोवा में है, पाडुबिद्री और कासरको बीच जो कि कर्नाटक में है, बंगाराम बीच जो कि लक्षद्वीप में है, कप्पड़ बीच जो कि केरला में है। अब हम बात करेंगे पश्चिमी कोस्ट या पूर्वी कोस्ट या पूर्वी तट पर स्थित बीच की, जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रपोज्ड है। जिनका पूर्वी तट पर या ईस्ट कोस्ट पर जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है बीचेज को वो है गोल्डन बीच उड़ीसा, रुषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश, राधानगर बीच अंडमान निकोबार आइसलैंड, ईडन बीच पुडुचेरी, कोवालम बीच तमिलनाडु। स्कॉल इंटरनेशनल एशिया एरिया ये चर्चा में क्यों था? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर वर्ष 2021 में होने वाली 50वीं वार्षिक स्कॉल इंटरनेशनल एशिया एरिया SIAA कांग्रेस की मेज़बानी करेगा। इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। ये वर्ष 1934 में स्थापित हुआ स्कॉल इंटरनेशनल। ये एकमात्र व्यावसायिक संगठन है जो कि वैश्विक पर्यटन और मैत्री को प्रोत्साहित करते हुए पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों को एकजुट करता है। यह दुनिया भर में पर्यटन व्यवसाय और मैत्री को बढ़ावा देने वाले पर्यटन पेशेवरों का विश्व में सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है। इसके सदस्य पर्यटन क्षेत्र के निदेशक और कार्यकारी अधिकारी होते हैं जो पारस्परिक हितों से संबंधित विषयों का समाधान करने तथा व्यापार नेटवर्क में सुधार और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने हेतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह विश्व पर्यटन संगठन यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन WTO का एक संबद्ध सदस्य भी है। स्कॉल इंटरनेशनल प्रतिवर्ष एक अलग देश में एक वार्षिक विश्व कांग्रेस का आयोजन करता है। तो इस बार भारत में आयोजन कर रहा है और इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? जम्मू और कश्मीर। अगली जो न्यूज़ थी खबरों में वो थी 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान। ये अभियान दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू मच्छरों से बचाव के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली निवासियों से 1 सितंबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को 10 मिनट मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए जमा साफ पानी की जांच कर साफ सफाई करने का आह्वान किया गया है। गोवा पहल
हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां हर घर जल राज्य बन गया है। राज्य में हर ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। ऐसा ये पहला राज्य बन गया है गोवा। राज्य ने 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है।